नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, स्काईलैक के ड्राइव रिव्यूज़ सामने आ चुके हैं। हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी काफ़ी अच्छी फीडबैक है, बट गाड़ी मैं लोकली सोर्स करूँगा। ट्विटर पे आई हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स स्काईलैक के रिगार्डिंग, तो मुझे लगा कि Q&A किया जाए ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसकी क्लैरिटी के साथ आपको जवाब मिल सके। 23,000 के आसपास किलोमीटर में अपनी 1.0 ऑटोमेटिक स्लाविया चला चुका हूँ। फेयरली वेल एक्सपीरियंस है मेरे पास इनकी कार्स का, क्योंकि स्काईलैक में भी जो इंजन आते हैं हमने उसके ड्राइव रिव्यूज़ किए हुए हैं, ओनरशिप रिव्यूज़ किए हुए हैं। और स्काईलैक जब मुंबई में लॉन्च हुई थी तो उस इवेंट में मैं था, गोवा वाले इवेंट में मैं नहीं हूँ जहाँ पे लॉन्च हुई है। तो होता क्या है व्यूअर्स, ट्विटर पे अनफिल्टर्ड आंसर्स जब जाते हैं तो कई बार ब्रांड्स जो हैं वो गुस्सा कर जाते हैं, बट कीपिंग दैट असाइड जो भी क्वेश्चंस आए हैं, मुझे लगता है 1000 के ऊपर क्वेश्चंस मेरे पास थे, बट ऑब्वियसली आई कैन नॉट आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो मैंने मोटे मोटे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ रिपीटेड, उनका फिर आई थॉट कि चलो उनको आंसर जो है वो किया जाए। बट ब्रीफली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्कोडा के द्वारा ये एक अच्छी एफर्ट है इंडिया की मार्केट के लिए, पर्टिकुलरली एक गाड़ी लेके आना, वो भी MQB A0iN प्लेटफॉर्म पे। बिकॉज हमें ये कहा गया था कि प्लेटफॉर्म तो ये मॉड्यूलर है या फ्लेक्सिबल है, बट अंडर 4 मीटर गाड़ी इस पे नहीं बन सकती, पोलो के रिगार्डिंग जैसे मैं बात कर रहा हूँ। बट थैंकफुली स्कोडा ने कुछ सोचा कि हाँ जी, 14 लाख वाले नीचे के कस्टमर्स भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी टारगेट किया जाए, मास मार्केट को। तो दे केम अप विद दिस कार। और इंजन टर्बो इंजन 1.0 ऑटोमेटिक, जिसका मैं फिर से कहता हूँ कि क्विक ओवरटेक्स, परफॉर्मेंस, मतलब इनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा हो गया कि 5 स्टार जिसके भारत एनकैप में आए हैं। सेफ्टी का वैसे भी कोई इशू रहता नहीं है स्कोडा VW के साथ, रियल टाइम सेफ्टी का। बट एक सर्टिफिकेशन भी अगर आ जाए तो अच्छी बात है। जैसे मैं बोलूँगा कि अगर कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अपने आप पे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं था कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ बन नहीं सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बट जब जॉब लग जाती है, प्लेसमेंट हो जाती है, तो एक घर वालों को भी लगता है कि हाँ यार, ये बंदे में दम है, ये जो अपने आप पे कॉन्फिडेंस इसको था, ये इसने प्रूव किया। तो BNCAP का सर्टिफिकेट, GNCAP का सर्टिफिकेट इज समथिंग सिमिलर टू दैट। बट प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट सेफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रेकिंग, सिंक्रोनाइजेशन विद ऑटोमेटिक एंड 1.0 TSI, मतलब वो चीज़ों की बात हो चुकी है। तो कॉमन क्वेश्चंस पे मैं आना चाहूँगा, बट उससे पहले मैं कमियां भी ज़रूर देखिए गिनाना चाहूँगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रोडक्ट परफेक्ट होता है, कमियां भी होती हैं प्रोडक्ट में। एक तो देखिए, जो मैं फिर कहता हूँ कि यस, टर्बो इंजन है, GDI गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, TSI है ना, टर्बो स्ट्रेटिस्फाइड इंजेक्शन, एक ही चीज़ है। बाकियों के भी टर्बो इंजन बहुत एक्सपेंसिव हैं, GDI, ये बात बिल्कुल सही है। बट एक लेमैन को इनकी प्राइसिंग जो है अपार्ट फ्रॉम बेस वेरिएंट थोड़ी ज़्यादा लग रही है। मुझे तो पर्सनली समझ में आ रहा है कि टर्बो इंजन के हिसाब से गाड़ी सस्ती है, क्योंकि इससे फ्रॉन्क्स भी महंगी है, वेन्यू भी इससे थोड़ी सी महंगी है, एन लाइन के कंपैरिजन में भी ये कार वैल्यू फॉर मनी लग रही है। बट आम कस्टमर को देखिए, नेचुरली एस्पिरेटेड CNG, वो फिर एक ही मापदंड में तोल देता है सारी कार्स को। तो उनको एक तो प्राइसिंग थोड़ी थोड़ी वेरिड जो है, वेरिएंट्स में जो गैप है वो कई वेरिएंट्स में ज़्यादा लग रही है। और 360 डिग्री कैमरा की बात मुझे पता थी कि वो लोग उठाएंगे कि उसमें नहीं है 360 डिग्री कैमरा। 4 डिस्क ब्रेक्स जैसे अभी 3XO जैसी कार्स दे रही हैं। EVs में तो देखिए 4 डिस्क ब्रेक्स आती है, पंच EV जैसी गाड़ी में अभी साइरोस आ रही है, उसमें भी आई बिलीव 4 डिस्क ब्रेक्स होंगी। तो एक तो ये चीज़ नहीं है ना। और कुछ कार्स पैनोरामिक सनरूफ देती हैं। देखिए, आप और मैं शायद इससे सहमत ना हो, बट ऐसी चीज़ें कुछ कस्टमर्स को एक्साइट करती हैं, और जब शोरूम में सेल्समैन को मौका मिलता है तो फिर वो ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। इसके अलावा रीच जो है स्कोडा की, वो थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू, थोड़ी नहीं बहुत कम है एज कम्पेयर टू मारुति, हुंडई, टाटा एंड महिंद्रा, जिससे रीच अगर ज़्यादा होती है तो कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ कि 60 किलोमीटर के दायरे के बाहर अगर आपका शोरूम है, सर्विस सेंटर है, तो आपको लॉन्ग टर्म सुखद एहसास हो सकता है, ना हो कुछ भी हल्की फुल्की प्रॉब्लम आने के बाद। उसके बाद ये सिर्फ इनके टर्बो इंजन ही हैं। देखिए 1.0 में ही एक ही इंजन में गाड़ी लॉन्च की गई है। ये उससे होता क्या है कि एक कार जिसमें बहुत पोटेंशियल हो, सपोज कीजिए स्काईलैक में डीजल भी हो 1.5 जैसे सेरोस में है, सोनेट में है, या नेक्सॉन जैसे है। सोचिए स्काईलैक में अगर 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड भी हो 4 सिलेंडर, या 1.6 नेचुरली एस्पिरेटेड हो 6 सिलेंडर। अब वो ठीक है, ब्रांड्स की मजबूरियां हैं, कार्बन फुटप्रिंट को लेके, कैफे नॉर्म्स को लेके। आई डू अंडरस्टैंड कि टर्बो कार्स में वो नॉर्म्स फुलफिल बढ़िया से हो जाते हैं। सोचिए अगर इसमें EV भी हो, ठीक है, हाइब्रिड तो मैं नहीं कह सकता, बट ये 3 इंजन हो तो ये टोटल 4 इंजन हो जाएंगे, जिससे सेल्स को बहुत हेल्प होती है, हर तरीके का कस्टमर भुगत जाता है। तो यही एडवांटेज फिर नेक्सॉन जैसी कार्स, ब्रेजा में भी देखिए वैसे CNG और वो है ना, 2 इंजन है। तो मल्टीपल इंजन्स की एडवांटेज फिर वेन्यू, ब्रेजा, सोनेट जैसी कार्स को मिलती है। ये एडवांटेज स्काईलैक के साथ नहीं है। तो लेकिन इसका कुछ हो नहीं सकता, और मुझे नहीं लगता कि कोई और इंजन इसमें आएगा भी। बट थैंकफुली एटलीस्ट वी हैव अ स्कोडा अंडर 15 लाख, जो कि गुड लुकिंग गाड़ी है। मुझे लगता है कि सेगमेंट में सबसे सुंदर लगती है ये कार। हो सकता है मेरी पर्सनल चॉइस हो। सोनेट भी बहुत सुंदर लगती है। स्पेस इज काइंड ऑफ गुड। पीछे जो 3 जन है वो थोड़ा सा हो सकता है कि उतनी आपको विड्थ ना लगे, बट नी रूम इज काइंड ऑफ ओके। 6 फुट के ऊपर अगर आपकी हाइट
हाइट है, तो यस इसमें वो कुशाक वाला जो नी रूम है वैसा नहीं है। बट ओवरऑल जब मैंने गाड़ी चेक की थी तो मुझे स्पेस का पर्सनली अपनी हाइट के हिसाब से कोई इशू नहीं लगा था, और मेरे साथ 5.9-10 वाले हाइट वाले भी बंदे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप गाड़ी जाके चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मोटे मोटे एनालिसिस हो गए फटाफट स्कोडा काइलैक के, जो कि ऊपर से मैं नोटिस करता हूँ एज अ कस्टमर कि चलो 6 एयरबैग्स है, स्टैंडर्ड भी हैं, सेफ्टी किट अच्छी है, इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, स्क्रीन का भी थोड़ा सा लेआउट चेंज की है, डिजिटल कॉकपिट है। वो चीज़ें ज़्यादा एक्साइट नहीं करती मुझे इंजन और MQB A0i इन प्लेटफॉर्म या जो इनकी परफॉर्मेंस रहती है कार्स में, वो चीज़ें ज़्यादा मुझे लगता है कि इसकी बात होनी चाहिए। बिल्ड अच्छी है, बिल्ड में आई नो के प्लेटफॉर्म तो सेफ है ही, बट ऊपर वाले जो पेंट क्वालिटी, जो ऊपर वाला शीट है, वो भी एक कॉन्फिडेंस आप में जगाती है, आपको अच्छी फीलिंग आती है कि यस इफ़ यू स्पेंड समथिंग, आपको एक अच्छी चीज़ मिली है। ये फीलिंग मैं 2013 में जब पोलो चलाता था तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी, और आज भी अगर हमारे पास i20 है, वैगनआर है, या और मेरे फ्रेंड्स के पास बेलेनो वगैरह होती है, तो मुझे पोलो अपनी जब मैं देखता हूँ पेंट या उसके क्रीजेज या उसकी फील, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। देखिए सारी गेम ही दुनिया में फीलिंग की है, वो भाई साहब एंडेवर में जा रहे हैं, फॉर्च्यूनर में जा रहे हैं, सारी गेम फील की है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी फील आपको किस चीज़ में आती है। तो फील से मुझे याद आया, ग्रीन लाइट हो गई है। पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ व्यूअर्स, कॉमन क्वेश्चन जैसे आंसर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बहुत लोगों ने ये कहा है कि मैं मैनुअल ट्रांसमिशन 1.0 TSI को इतना रेकमेंड क्यों नहीं कर रहा जैसे 1.0 ऑटोमेटिक का मैं करता हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, जब मैंने ये ली थी स्लाविया भी ऑटोमेटिक, तो तब ही मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि जो 1.0 TSI की कैलिब्रेशन है ऑटोमेटिक के साथ वो बेहतर है। इसमें एसी का भी मुझे जब इन्होंने अपडेट नहीं भी दी थी तब भी कोई इशू नहीं था, और इसकी क्रॉल जो होती है 7 की स्पीड पे होती है। जब आप एक्सेलरेट नहीं भी करते, आप जस्ट डी में डाल के छोड़ देते हो, तो 7 पे इसकी क्रॉल होती है। इसका फायदा ये है कि जो टर्बो लैग रहती है नीचे 1750 RPM के नीचे, वो इतनी एविडेंट नहीं लगती। कार बहुत अच्छे से अपने आप को फटाफट उस RPMs पे ले जाती है जिसमें आपको पूरा टॉर्क मिलता है। वो मैनुअल ट्रांसमिशन में पहले और दूसरे गियर में टर्बो लैग थोड़ी विजिबल है, और इंस्टेंटली यू फील लाइक के ऑटोमेटिक में वो लगता ही नहीं है कि वही इंजन है। अब ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 1750 के RPM पे ही अगर आप गाड़ी रखते हो, चलनी शुरू हो गई, दूसरा गियर आपने पार कर लिया, फिर तो कार अपने आप को रखेगी ही 1700 RPM के ऊपर। बट शुरू में अगर आप थोड़े से कच्चे ड्राइवर हो तो आपको लगेगा गाड़ी चल क्यों नहीं रही। वो एरिया 1750 RPM के नीचे बिल्कुल ही डेड लगता है। जो ऑटोमेटिक में गाड़ी 1500 RPM रखती है, जैसे ही आप हल्का सा एक्सेलरेट करते हो वो 250 वाला एरिया बहुत फटाफट कवर करती है और टर्बो लैग उतनी नहीं आती। बट अगर आप सडनली एक्सेलरेट करते हो तो फिर 1 सेकंड लगता है, गाड़ी तब उठती है, राइट। ये एक सिंपल सा फंडा है जिसमें मुझे मैनुअल ट्रांसमिशन में ये चीज़ थोड़ी सी ऑफ लगी। और यही चीज़ मुझे जब 1.2 GDI जो महिंद्रा का इंजन है, या जो मैंने टाटा कर्व में चलाया, या इवन MPI टर्बो नेक्सॉन में, उनकी पावर लीनियर है, तो वो डिफरेंस 1.0 TSI का उनके साथ ऐसा है। बट येस, जब आपको पावर बैंड वो वाला मिलेगा 1750 RPM के ऊपर और 3700-3800 तक आप जब लेके जाओगे, तो वो फन फैक्टर फिर उसका कोई जवाब नहीं है। तो ये 1.0 मैनुअल ट्रांसमिशन का थोड़ा सा मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि आपको ड्राइविंग स्टाइल को वो चीज़ सूट ना करे। बट आप चला के देखिए, जो आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से अपने बजट के हिसाब से चीज़ लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है व्यूअर्स, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। अब ये पूछते हैं लोग कि बेंगलोर जैसी सिटी के लिए ये गाड़ी कैसी है। अब ऐसे ही लोग पूछते हैं कि दिल्ली जैसे सिटी के लिए ये कार कैसी है। अब इसमें मेरा एक सिंपल जवाब है। अब मैं लुधियाना में हूँ। अब लुधियाना इतना बड़ा है। अब जो मेरा एरिया है जहाँ से मैं आता हूँ, गिल पिंड से मैं जाता हूँ दुगरी, ठीक है, गिल पिंड से मैं दुगरी जाता हूँ, या गिल पिंड से कैनाल व्यू एनक्लेव से मैं जाता हूँ नारंगवाल जाता हूँ, या मैं कई बार डेलो जाता हूँ। जो मेरे रूट हैं वो हाईवेज उस पर अच्छे बने हुए हैं, उस पर सड़कें वगैरह अच्छे से मुरम्मत हो गई हुई है। मेरी एवरेज स्पीड 40-50, मैं वैसे शहर में 40-50 ही रेकमेंड करता हूँ। और फिर अगर मैंने पटियाला जाना, अमृतसर जाना है, तो वो हाईवेज हैं, वो उसमें कोई मसला नहीं है। तो उस केस में मेरी 1.0 TSI ऑटोमेटिक सही है। बट वही अगर मैं लुधियाना में किसी क्राउडेड एरिया में रहता हूँ, घंटाघर की तरफ कोई और एरियाज हैं, जलंधर बाईपास में आसपास जो थोड़े कंजस्टेड एरियाज हैं, अगर मेरे रूट्स वो वाले हैं जिसमें मेरी स्पीड ही 20 की रहेगी, 20-30 की, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे टर्बो इंजन की तरफ जाना चाहिए। मुझे अपने पैसे बचा के नेचुरली एस्पिरेटेड, चाहे ब्रेजा, चाहे वेन्यू, चाहे सोनेट, ऐसी कार्स जो है वो देखनी चाहिए। बट यस, अगर आपको सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना बिल्कुल भी, आपको स्कोडा की स्नॉब वैल्यू चाहिए, तो काइलैक जो है फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके वो आप ले लोगे। बट ये बिल्कुल वो हिसाब है कि आपने एक बाउंसर रखा हुआ है, बट उसकी आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्योंकि ऐसे एरियाज़ में ट्रैवल ही नहीं कर रहे। उसकी पावर जो है वो दबी रह जाएगी। बस आपको मालूम है कि A to B जाने के लिए आपके पास एक बड़ी पावरफुल गाड़ी है, बट उसकी पावर को आप अनलीश नहीं कर पाओगे।
सिमिलरली इन अ सिटी लाइक बेंगलोर या दिल्ली या कोलकाता, वो डिपेंड करता है आपके रूट पे। आपका रूट अगर थोड़ा साफ़ सुथरा है, जिस पे आपको चलाए में थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा, 40-50 पे भी मज़ा आता है गाड़ी में, स्मूथ शिफ्टिंग है, तो फिर आप उस हिसाब से ये गाड़ी ले सकते हो। इट रियली डिपेंड ऑन योर रूट्स। आप चला के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 40-50 पे भी मज़ा पूरा है। और हाईवे ट्रिप्स अगर आपके फ्रिक्वेंट हैं, 30% मैं बोल सकता हूँ 70-30 की रेशो है, हाईवेज पे भी आप जाते हो, तो फिर तो बिग येस है इस चीज़ के लिए। बहुत सारे मुझे ऐसे भी कमेंट्स आए हैं कि कोई एग्जिस्टिंग कार इन्होंने बुक करवा रखी है, ब्रेजा, नेक्सॉन, सोनेट, वेन्यू, ऐसी कार्स बुक करवा रखी हैं, तो आपको क्या बुकिंग कैंसिल करके काइलैक लेनी चाहिए? देखिए सर, मेरी एक सिंपल सी मैं आपको चीज़ बोलूँगा, मैंने भी i20 बुक करवाई हुई थी DCT, जैसे ही स्लाविया की प्राइसिंग आई तो मैंने फिर स्लाविया अपने लिए ले ली, बिकॉज मेरी रिक्वायरमेंट्स वैसी थी कि मुझे वो गाड़ी मेरे बजट में आ गई। बट इस केस में अगर सेम सेगमेंट वाली गाड़ी है और 6 एयरबैग्स वाली कार आपने अगर बुक करवा रखी है, चला के बुक करवा रखी है, पसंद है आपको, तो आप अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। बहुत ही ज़्यादा आपको चलाने के बाद पसंद आ जाए, आपको लगे कि यस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मुझे यही चाहिए था, देन ओनली डू दैट। घर बैठे बैठे तैश में कोई फैसला मत कीजिए, शोरूम जाइए, ड्राइव कीजिए गाड़ी को और फिर अपना फैसला लीजिए। क्योंकि जब आप कोई वेन्यू जैसी चीज़, नेक्सॉन जैसी चीज़, ब्रेजा जैसी चीज़ छोड़ोगे, तो कुछ चीज़ों का उनमें एडवांटेज है, उनकी ब्रांड रीच, मारुति की और हुंडई की ब्रांड की सपोर्ट, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, बहुत चीज़ों की फिर एक थिंग्स विल कम एट अ कॉस्ट। तो वो चीज़ें ज़रूर आप ध्यान में रख लेना। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपेरिजन में यस, काइलैक स्कोर्स ऑन मल्टीपल मेरिट्स लाइक डायनामिक्स एंड ब्रेकिंग, लुक्स, बट इट लूज ऑन सम मेरिट्स ऑल्सो, जिसमें ब्रांड की रीच, ब्रांड की सपोर्ट की एक रेपुटेशन, तो कुछ चीज़ें हैं जो इसके फेवर में नहीं जाती। एंड ओनली ऑप्शन फॉर टर्बो इंजन, तो वो आपने क्या बुक करवा रखा है उस हिसाब से आप देखिए। मतलब सपोज कीजिए किसी ने नेक्सॉन CNG बुक करवाई है, ब्रेजा CNG बुक करवाई है, फ्यूल एफिशिएंसी को ध्यान में रख के, तो फिर इधर आने का थोड़ा सा कोई तुक बनता नहीं है। बट अगर आपने टर्बो वेन्यू बुक करवाई है, तो आपको एक बार गाड़ी चला के देखनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आपको आपके ड्राइविंग स्टाइल को सूट करता है। फिर व्यूअर्स, वही कॉमन क्वेश्चन के शोरूम बहुत दूर है, जैसे 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर है शोरूम स्कॉडा का, तो गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? सिंपल सा रूल दोस्तों मैं कहता रहता हूँ, 60 किलोमीटर के दूर अगर आपका शोरूम है, वैसे तो स्कॉडा बहुत अपनी फैलाने की कोशिश कर रहा है, सेल्स पॉइंट्स खोल रहा है, सर्विस पॉइंट्स भी खोल रहा है, बट अगर आपका सर्विस सेंटर 60 किलोमीटर के दायरे से बाहर है, तो आपको गाड़ी वो वाली पर्टिकुलरली नहीं लेनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है? लुधियाना में भी मैं नोटिस करता हूँ, बहुत लोग यहाँ पे मोगा से, जगराओं से आते हैं बहुत छोटे छोटे काम के लिए। अब कई बार देखिए कुछ किसान होते हैं, उनको जॉब पे नहीं जाना, उनके पास टाइम है उस चीज़ के लिए, अपने फिर भी काम छोड़ के वो आ गए, बट इट विल पिंच यू कि आप 60 किलोमीटर का मतलब है कि आपका पूरा दिन गया। शोरूम अगर 5-6 किलोमीटर है, आप होगा क्या, लंच टाइम में भी अपना जॉब पे अगर हो तो आके अपना काम करवा सकते हो, या अगर आप बिजनेस कोई चला रहे हो तो आप अपना काम आराम से करवा सकते हो। बट इस केस में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने तो यही थंब रूल है कि 60 किलोमीटर के दायरे में शोरूम अगर नहीं है तो आप अपना गाड़ी जो है वो मत लीजिए। शोरूम खुलने दीजिए, सर्विस सेंटर खुलने दीजिए, फिर ले लीजिए। लेट ब्रांड इन्वेस्ट ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं टॉप 4-5 ब्रांड्स ने, मारुति, हुंडई, महिंद्रा, किया, टाटा, तो उनका फ्रूट उनको मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। बिकॉज इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू हैव मल्टीपल शोरूम्स, डीप रीच विद ट्रेंड मैकेनिक्स, तो फिर देखिए फ़ायदा उनको मिलता है। तो उस हिसाब से देख लीजिए कि शोरूम आपके कितनी आसपास है। अगला है AC इश्यूज़। जैसे व्यूअर्स मैं कह चुका हूँ कि इनकी लास्ट ईयर अपग्रेड आ गई थी, तो मुझे देखिए पर्टिकुलरली ऐसे कोई AC इश्यूज़ नहीं है। यहाँ पे भी टेम्परेचर 40+ चला जाता है, मेरी ऑटोमेटिक में कभी नहीं है। और ये वीडियोस में पहले भी डाल चुका हूँ कि 6-7 डिग्री सेल्सियस का थ्रो है AC का, और अपग्रेड के बाद हुआ क्या है कि कट नहीं करता है AC इनका। बट आप टेस्ट ड्राइव लीजिए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हुंडई और टाटा जैसे तो देखिए नहीं करता कूलिंग AC, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, बट AC की जो प्लेसमेंट्स है ना वेंट्स की, वो भी थोड़ी सी फेस पे ना होने के कारण एक वो फीलिंग आती है कि आपको डैशबोर्ड की गर्मी सीधा लगनी शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, और जब तक आप एडजस्ट करते हो तब तक आपको लगता है कि यार कैबिन तेज़ी से ठंडा नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ी कमी जो इन्होंने छोड़ दी है स्कॉडा ने, वो उनके AC वेंट्स की प्लेसमेंट है। अब वो काइलैक में थोड़ी मुझे ठीक लग रही है फिर भी प्लेसमेंट उस चीज़ की, मेरी स्लाविया से तो ऊपर ही है। बट मैंने नोटिस किया है, जैसे कर्व के रिव्यू में आप देखना, मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि जो इसकी स्क्रीन है फ्लोटिंग, वो मुझे काफ़ी ऊपर को लग रही है, और वो मेरे डैशबोर्ड वाले एरिया को, जो मेरी आईज का लेवल है, उसको थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बट मेरी स्लाविया में वो स्क्रीन है फ्लोटिंग बट थोड़ी नीचे को। उसका नुकसान क्या हुआ कि AC के वेंट्स भी नीचे चले गए। तो यही अगर AC वेंट्स थोड़े 4-5 इंच ऊपर होते और स्क्रीन ऊपर चली जाती तो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाती। बट वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती तो फिर वो कर्व वाली प्रॉब्लम मुझे आ जाती कि विजिबिलिटी जो है डैशबोर्ड की वो बिल्कुल मेरी सटीक नहीं है, वो स्क्रीन अलग ही ऐसे उठी हुई है।
तो इंडियन ब्रांड्स ऐसी चीज़ों को बहुत ध्यान रखते हैं, वो ऐसी गलती नहीं करते। ये AC वेंट्स लिटरली ऐसे हैं, ऐसे लिटरली 7-8 इंचेस नीचे हैं स्लाविया में। तो जितनी मर्जी तगड़ा फ्लो होगा AC का, आपको गर्मी ही लगेगी, बिकॉज फ्लो सीधा आपके मुंह पे नहीं आ रहा, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया। अब देखना कोई भी आप गाड़ी उठा लो इंडिया में जिसकी AC का कोई मुद्दा नहीं है, उनके AC के वेंट्स बिल्कुल आपके मुंह के सामने हैं, ताकि जैसे ही कंप्रेसर ऑन हुआ ठंडी हवा मुंह पे आपके आके लगेगी। तो दीज थिंग्स डज मैटर अ लॉट, और ये यहाँ पे थोड़ी सी पता नहीं ये फीडबैक ली है स्कोडा ने कि नहीं ली है, अब जब काइलैक मौका मिलेगा चलाने का तभी पता चलेगी ये चीज़। अगला है EPC और इंजेक्टर इशूज़। देखिए इसमें कुछ भी छिपाने वाली बात नहीं है, इनके EPC इशूज़ रह चुके हैं पास्ट में। इंजेक्टर इशूज़ भी अगर आप फ्यूल घटिया जगह से डलवाते हो, एडल्ट्रेटेड जैसे मैं कह सकता हूँ पेट्रोल आप डलवाते हो या रेप्यूटेड पेट्रोल पंप से नहीं डलवाते, तो ये टर्बो GDI इंजन थोड़े से सेंसिटिव होते हैं फ्यूल के लिए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। पहले तो कोशिश करो कि XP95 डलवाया जाए इंडियन ऑयल का, या कोई भी 95 ऑक्टेन HP का या कोई और। अदरवाइज़ आपको अगर मौका मिले तो अच्छे पेट्रोल पंप जिसकी अच्छी रेपुटेशन है, शेल वगैरह हो गए या कोई और, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसकी शहर में रेपुटेशन अच्छी है, हर शहर में देखिए होते हैं पेट्रोल पंप्स वैसे, तो वो आपको प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो अननोन है जिनकी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो फिर वो दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। बाकी ऑब्वियसली थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर वारंटी, बट अपनी तरफ से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। अगला है सर्विस पैक्स, एवरेज सर्विस कॉस्ट एंड वारंटी। देखिए मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि स्कोडा अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर रहा है इस चीज़ की, क्योंकि पहली बार जो गाड़ी लेते हैं कस्टमर्स, अब यंग बायर्स की तो थोड़ी सी खर्चने की है क्षमता, वो इतना नहीं सोचते दूर का। आई एम नॉट सेइंग कि दूर का नहीं सोचते, उस मामले में मैं नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऐसा भी नहीं है कि 1-1 रुपया खर्चने से पहले सोचें कि इसका बम्पर 1200 का है, उसका 1600 का है। वो अपना जो दिल को अच्छा लगता है चीज़ वो ले लेते हैं। बट फर्स्ट टाइम बायर जो फैमिली मैन है, 35 साल के ऊपर है, वो बहुत हिसाब किताब लगाता है, और वो स्कोडा की कार से पर्टिकुलरली थोड़ा दूर रहते हैं, चाहे उनको कार्स अच्छी भी लगती हैं, उनको स्ट्रेंथ्स भी मालूम है। और उसका कारण है कि ये स्कोडा जो सर्विस पैक्स इनके आए हैं, जिससे 4 साल के लिए आपकी हेडेक खत्म हो जाएगी, जिसके प्राइसेस भी जो हैं वो अलग अलग हैं सर्विस पैक्स के, उस पे स्कोडा उतनी स्मार्टली मार्केटिंग जो है अपनी नहीं कर रहा सर्विस पैक्स को लेके, जो कि इनको करनी चाहिए कि अपने हिसाब से आप अपना सर्विस पैक जो है 4 साल का ले सकते हो, क्योंकि अलग अलग प्राइसेस हैं। आई थिंक 25-30 हज़ार से लेके 70 हज़ार तक जाते हैं, जिसमें टॉप वाले में तो बहुत कुछ कवर जो है 4 साल में वो कर देंगे, आपका बिल्कुल ही खर्चा नहीं होगा। तो ये चीज़ें को ज़्यादा लेकिन मार्केट नहीं किया जा रहा, आई डोंट नो द रीज़न फॉर दैट। और वारंटी बाकी 3 ईयर्स की स्टैंडर्ड है, और एक्सटेंडेड आई बिलीव 6 ईयर्स की होगी, राइट। मिसिंग फीचर्स में देखिए मैं बात कर चुका हूँ, 360 डिग्री कैमरा की, और 4 डिस्क ब्रेक्स नहीं है, या पैनोरामिक सनरूफ जैसी चीज़, अडास जैसी चीज़ गाड़ियों में अभी आनी शुरू हो गई है, कॉमन हो रही है, सेरोस 3XO। तो आने वाले समय में स्कोप तो है चीज़ों को अपग्रेड करने का। म्यूजिक सिस्टम भी थोड़ा सा और कोई हो सकता है ब्रांडेड की तरफ स्कोडा जाए, डिजिटल कॉकपिट को थोड़ा सा और अप मार्केट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 360 डिग्री कैमरा तो मतलब लिटरली कॉमन चीज़ होती जा रही है, और काफ़ी हेल्पफुल भी रहती है टाइट स्पेसेस में, इसका कोई संदेह नहीं है। फ्रंट सेंसर्स आप देते नहीं हो, तो मैं डिनाई नहीं कर रहा कि 14.40 लाख के हिसाब से गाड़ी थोड़ी एक्सपेंसिव लग सकती है, जिनको स्ट्रेंथ्स लगे कि हाँ स्ट्रेंथ्स तो हैं, बट यार वही चीज़ मुझे 3XO में भी मिल रही है, तो ये फिर स्कोडा को हो सकता है अपग्रेड करना पड़े। बट मिडल वेरिएंट्स में मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, जैसे रियर वाइपर वो चला गया है, ये गलतियाँ पहले नहीं होती थी। तो बेस वेरिएंट के अलावा जो वेरिएंट्स हैं उसमें आपको रियर कैमरा देना ही चाहिए। आप 360 डिग्री नहीं दे रहे, बट रियर कैमरा तो आज की डेट में इंस्टेंट डील ब्रेकर बन जाएगा, फिर बहुत ओल्ड फैशन लगती है कार। तो ऐसी गलतियां देखिए स्कोडा ने जो है वो मिसिंग फीचर्स में की है, और यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि फलानी गाड़ी में ये फीचर है, फलानी में नहीं है। तो ये सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी, मिड वेरियंट्स yes they are value for money if I consider 1.0 with automatic, but कस्टमर जो नया है पहली बार गाड़ी ले रहा है, उसको बहुत चीज़ें इंडिया में चाहिए जो इसको एक ओवरऑल पैकेज के तौर पे जब वो देखे तो उसको अच्छा लगे। तो उसमें मिड वेरिएंट्स में भी आपके कुछ कमियां हैं। हिल असिस्ट जैसा फीचर भी किसी वेरिएंट्स में नहीं है, जो मुझे पता चला कि सिर्फ टॉप वेरिएंट में है। तो ये अभी मैंने इस पे होमवर्क तो नहीं किया, बट अगर ऐसी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली स्कोडा हैज़ अ स्कोप टू इम्प्रूव, या लॉन्च करते समय ही एक बिल्कुल परफेक्टली लॉन्च इनको करना चाहिए था। बेस वेरिएंट को छोड़ के बाकी वेरिएंट्स में बेसिक चीज़ें तो आपको देनी ही चाहिए थी, जैसे रियर कैमरा हो गया, रिवर्स कैमरा और रियर वॉशर वाइपर। अगला मुझसे लोग पूछते हैं कि जैसे मैं चला रहा हूँ, अपनी गाड़ी चला चुका हूँ 23,000 किलोमीटर 1.0 TSI, तो मेंटेनेंस टिप्स क्या हैं? देखिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ब्रांड की मैनुअल पे लिखा हुआ है कि इस गाड़ी को आइडलिंग मत करो, आपको लेकिन आइडलिंग करनी है 30-40 सेकेंड्स, जब तक सुई नीचे नहीं आती 1000 RPM पे आके इसकी सुई खड़ी हो जाती है, आपको आइडलिंग सुबह करनी है। उसके बाद गाड़ी का ऑपरेशन जो रहता है वो थोड़ा स्मूथ रहता है, राइट। ये पहली चीज हो गई। दूसरा XP95 मैं डलवाता हूँ, कोशिश करता हूँ हर बार
बार आप भी जो है 95 ऑक्टेन इसके फ्यूल लिड पे लिखा हुआ है कि वो डलवाना है आपने, आप भी कोशिश कीजिए वही फ्यूल डलवाइए, रेप्यूटेड पेट्रोल पंप से डलवाइए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि रिजर्व लगते ही आप जो है पेट्रोल डलवा लें। थोड़ा सा फ्यूल आपका 20-25% टैंक में हमेशा रहना ही चाहिए। उसका रीज़न है कि डेब्रीज वगैरह जमा रहती हैं पूरा बेस पे हल्की फुल्की, तो थोड़ा सा फ्यूल अगर रहेगा 20-25% आपके टैंक में ऑल द टाइम, मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि रिजर्व से पहले पहले डलवा लूँ फ्यूल। तो एक तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा ब्रांड आपको बोलेगा कि आपको एनुअली सर्विस करवानी है 15,000 किलोमीटर के बाद, या एनुअल सिंगल टाइम, है ना, एक बार आपको साल में। बट नहीं, अगर आपकी गाड़ी 5-6 हज़ार चल गई, एक बार आप सर्विस सेंटर जाइए और देखिए वहाँ पे कि आपका जो इंजन ऑयल है वो कहीं थोड़ा डाउन तो नहीं हो गया, एक तो उसका टॉपअप डलवा लीजिए। और इनका एयर फिल्टर जो रहता है वो कोई बहुत महंगा नहीं है, 500 के नीचे नीचे ही है, वो आप या तो साफ करवा लीजिए या वो चेंज करवा लीजिए, वो आपके बिल्कुल नोस्ट्रिल्स वाला हिसाब है। ये चीज़ बिल्कुल साफ रहनी चाहिए। तो इंडिया में जैसे इतनी डस्ट है, सब कुछ है, तो आपके इंजन की परफॉर्मेंस आपके एयर फिल्टर पे बहुत डिपेंडेंट रहती है। तो आप उसको साफ रखिए 5-6 हज़ार किलोमीटर के बाद, या उसको रिप्लेस ही करवा लीजिए। ये चीज़ हो गई। तो बेसिक मेंटेनेंस के हिसाब से ये ठीक है। अगर आप टॉपअप करवा रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, दैट इज़ मोर देन एनफ। बाकी डोर के फ्रेम में ये इधर एयर प्रेशर आपका बताया होता है, उस हिसाब से ट्रैवल कीजिए। 35 के आसपास रेगुलर आपको रखना होता है स्लाविया में, और 42 पीछे और 35 आगे रखना होता है जब ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो आप अपने डोर फ्रेम में देख लेना कि हवा कितनी आपको गाड़ी में रखनी है। टायर इन्फ्लेटर वगैरह भी जरूर गाड़ी में रख लेना, ठीक है। लास्ट आ गया डायनामिक्स एज कम्पेयर टू पोलो। अब देखिए MQB A0i इन प्लेटफॉर्म के डायनामिक्स ओवरऑल तो मुझे पोलो में कई मामलों में बेहतर लगते हैं, खास करके जब मैं हार्ड कॉर्नरिंग करता हूं। तो इसमें वो थोड़ा सा बॉडी रोल थोड़ा सा वेल मैनेज्ड है, क्योंकि लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेटेस्ट प्लेटफॉर्म पे उस हिसाब से काम किया जाता है कि फ्यूचर प्रूफ भी हो और पिछली जो DNA होता है उसको कैरी फॉरवर्ड भी किया जाए। तो स्लाविया में तो पर्टिकुलरली, या इवन कुशाक में भी, मुझे पोलो से कुछ मामलों में वो अच्छी लगती है। बट पोलो क्योंकि थोड़ी छोटी थी तो इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल। उसके स्टीयरिंग की फीडबैक, स्टीयरिंग का वेट जो आजकल की ये कार्स हैं उससे थोड़ा बेहतर है। तो पोलो में अपना मज़ा आता है, इसमें लेकिन अपना मज़ा है। ये गाड़ियाँ थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रख के बनाई गई हैं, स्पेस, हेडरूम, फीचर्स। तो व्हेन यू गेट सम यू गिव सम, तो वो चीज़ें हैं। तो पोलो के साथ आप कंपेयर मत करना। आप जो बाकी सेगमेंट की गाड़ियां हैं जो डायनामिक्स के लिए जानी जाती हैं, 3XO, एक्सलाइन, सोनेट या कोई और, वो आप चला के देखिए, उसके साथ आप कंपैरिजन कीजिए, तो आई एम श्योर कि आपको स्काईलैक जो है वो अच्छी लगेगी। फिर है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि रियर सीट में 5th पैसेंजर बैठ सकता है कि नहीं। हेडरेस्ट तो आई बिलीव दिया गया है, बट वो सीट जो है वो बच्चों के लिए ही ठीक है। 3 एडल्ट्स लंबे चौड़े मुझे नहीं लगता कि पिछली सीट पे बैठ सकते हैं। और ये चीज़ तो मिड साइज SUVs भी जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बाकी हैं, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि 3 एडल्ट बहुत ही आराम से चौड़ा चौड़ा होकर बैठ जाए। ये कार्स आज की डेट में बकेट सीट्स के साथ बनाई ही 4 पैसेंजर्स के लिए जाती हैं। तो अगर आपका 5th पैसेंजर डेफिनेटली आपने जाना ही जाना है 5 पैसेंजर्स के साथ, जिसमें 5वां भी एडल्ट है, तो फिर आपको 3XO जैसी चीज़ जो है वो देखनी चाहिए। अगला है कि हाउ मेनी यूनिट्स ये कार जो है वो मंथली जो है वो करेगी। देखिए मुझे लगता है कि शुरू में 4000 के अबव हो सकता है जाए नंबर, बट कुशाक थोड़ी सी कैनिबलाइज होगी, उसके बाद ये नंबर 3000 के आसपास सेटल जो है वो हो जाएगा। उसका रीज़न अगेन यही है कि स्कोडा की रेपुटेशन मिडिल क्लास में वैसा नहीं है कि बहुत कॉन्फिडेंटली गाड़ी जाके ली जा सके। और अभी तक कोई सामने आके ये कह भी नहीं रहा कि यार हम बैठे हैं, आप गाड़ी लीजिए, सर्विस पैक ले लीजिए और बाकी खर्चे भूल जाइए, आप वारंटी ले लीजिए, बाकी खर्चे भूल जाइए। ये सामने आके कोई एड्स में बोलना चाहिए, ताकि आम जन जब एड्स देखे तो उनको ट्रस्ट आए कि यस, कि ये ब्रांड का डायरेक्टर है, ये सीधा आके बोल रहा है कि गाड़ी लेके आप 6 साल के लिए भूल जाओ। तो पिछले दाग जो लगे हुए हैं वो तभी धुलेंगे जब ऐसा कुछ एड कैंपेन चलाया जाएगा, सर्विस पैक्स की मार्केटिंग की जाएगी। उसके अलावा जैसे मैंने फिर कहा कि CNG नहीं है, EV नहीं है, नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं है, तो बड़ा चंक आप कस्टमर्स का छोड़ रहे हो, जिसमें वैल्यू फॉर मनी कार्स फिर उनको ब्रेजा, नेक्सॉन जैसी कार्स जो हैं वो दिखती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत लोगों ने आज कमेंट किया कि मैं ड्राइव इवेंट में क्यों नहीं था या मेरा रिव्यू क्यों नहीं आया। अब देखिए लॉन्च इवेंट में मैं था, उसके बाद देखिए हमारे ट्वीट्स या हमारे जो शॉर्ट वीडियोस जाते हैं जिसमें लोग गाड़ियों के बारे में पूछते हैं, तो यार आप लोगों के मेहनत के पैसे होते हैं। अब जब कोई बंदा ये नहीं लिखेगा कि परफॉर्मेंस मुझे चाहिए, तो फिर हम ब्रेजा जैसी कार को रिकमेंड करते हैं, i20 अमेज जैसी कार को रिकमेंड करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या चीज़ किस ब्रांड को बुरी लग गई हो, आई डोंट माइंड दैट, बट मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आवर सपोर्ट फॉर गुड प्रोडक्ट्स विल बी देयर। बट मैं ये भी साथ में जरूर कहना चाहूँगा कि स्कोडा अगर मुझे आगे से फ्यूचर में कोई गाड़ी भेजेगा भी,
या बुलाएगा भी, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इससे हुआ क्या है, कम्युनिटी लेट डाउन हुई है हमारी। द थिंग इज, मुझे रोज के 2-3 लोग टैग करते हैं, स्कोडा की कार भी लेते हैं, वॉक्सवैगन भी लेते हैं, टाटा भी लेते हैं, कई बार हुंडई भी लेते हैं, महिंद्रा भी लेते हैं, मतलब हर ब्रांड्स की कार लेते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे चले जाना, मेरे वहां पे कम्युनिटी के जो मैंने हाईलाइट्स बनाया वो देखना, मेरे भर गए हैं 3-4-500। जब 100 हो जाते हैं तो नया मैं कम्युनिटी का हाईलाइट जो है वो बना देता हूँ, तो उसमें हर तरीके की गाड़ी आप देखोगे, बट स्कोडा VW की ज़्यादा बिकती हैं। अब इससे होता क्या है कि कम्युनिटी में ट्रस्ट लूज होता है। जब मैं कहता हूँ कि आप VW लो, लुधियाना में, चंडीगढ़ में मैं बैठा हूँ, मैं आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगी, डिस्काउंट चाहिए, मैं आपको दिलवा दूंगा, बिकॉज आई हैव दैट बैक, आई हैव द सपोर्ट। बट यहाँ से अगर सपोर्ट चली जाएगी तो फिर हमें भी अपना गाड़ी के जो मेरिट्स हैं वो बता सकते हैं, बट फिर कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस चला जाएगा कि यार कल को मुझे कोई दिक्कत आती है तो ये बंदा मेरी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा पाएगा, या पता नहीं यार ये यहाँ पे तो ठीक है इसके फॉलोअर्स हैं, बट कल को पता नहीं ये किसी तरीके से भी हेल्प हो सकती है कि नहीं हो सकती। या द पीपल हु हैव प्लॉन्क्ड lakhs of rupees in your cars after seeing our videos, after seeing our tweets, तो उससे होता कुछ नहीं है, उससे आपका ही, मैं बोलूंगा कि आपका ही नुकसान है, और आप ही इसमें एक मजाक के पात्र बने हो कि भाई देखो एक बंदा आपकी कार जो है वो बिकवा रहा है और आप जो है उसको ड्राइव इवेंट पे भी नहीं बुला रहे, तो इसमें आपका ही नुकसान है, आपकी ही रेपुटेशन खराब हुई है। एंड पीपल आर नॉट हेजिटेटिंग इन सेइंग कि अगर आपका 1% मार्केट शेयर है इंडिया में तो यू हैव डन सम मिस्टेक्स। अभी हो क्या रहा है, लोग मुझे बाकी रिव्यूअर्स के शॉर्ट्स बना के भेज रहे हैं कि देखो यार ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, आप कुछ बोलिए। भाई मैं नहीं, अब मैं क्यों दूं किसी को जवाब, उनका अपना चैनल है, ब्रांड ने उनको बुलाया अपनी ओपिनियन देने के लिए, वो जो कहना चाहते हैं बोले। मैं गाड़ी अपनी चला रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं उनको क्यों जवाब दूं यार, मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है इस चीज़ का। एंड थैंकफुली ये मेरे लिए अच्छी प्राउड वाली बात है कि स्कोडा ने मुझे नहीं बुलाया। दैट मीन्स वी आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, वी आर recommending people cars as per the needs, as per the budget, and keeping that personal liking aside। ये मैं एक्चुअल में अपने लिए बढ़िया ट्रॉफी मानता हूँ ये चीज़। वो बुला लेते कोई सरप्राइजिंग थोड़ी होता। आई एम हैप्पी कि अभी हर तरीके की कार जो है मुझे समझ में आ जाता है कि कस्टमर का जितना बजट है उस हिसाब से क्या कार उसको बताई जा सके। अमेज किसको बतानी है, डिज़ायर किसको बतानी है, ब्रेजा किसको बतानी है, तो ये एक्चुअल में हमारी रीच ऐसी चीज़ों से बढ़ेगी। और हो क्या रहा है, दो धारी तलवार बंदा बन जाता है। फिर आप जब अच्छा बोलते हो तो अच्छा है सब, तब सेल्स हो रही है। जब आप बुरा भी बोलोगे तो फिर पता नहीं है बात कहाँ तक जाएगी। आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है, नीचे कमेंट्स में मुझे बताना। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, support wallclub.com। थैंक यू सो मच।